वालेकुम व्यूवर्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। माय नेम इज़ उर्वा अजीम। आई एम पीपीएससी लेक्चरर केमिस्ट्री रिक्रूटमेंट टॉपर 2022। लेक्चरर केमिस्ट्री जो एफपीएससी या पीपीएससी में पोस्ट आती हैं या इसके अलावा केमिस्ट्री की दूसरी पोस्ट में टेस्ट या इंटरव्यू में जनरल केमिस्ट्री के बारे में क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। इन्हीं क्वेश्चंस के बारे में हमने लास्ट वीडियो भी बनाई है, उसी का जो नेक्स्ट पार्ट है वो हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। हमने हाइड्रोजन की बात की थी। हाइड्रोजन जो है उसको लेबॉर्ट्री में प्रिपेयर करने के लिए हम जिंक के साथ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड को यूज़ करेंगे और साथ में उसको हल्का सा हीट करेंगे तो हाइड्रोजन गैस लिबरेट होगी, जिसको हम बीकर या किसी भी सिलेंडर में हम कलेक्ट कर सकते हैं। देन नाइट्रोजन की बात करते हैं। नाइट्रोजन इज़ कलरलेस, टेस्टलेस एंड अडरलेस गैस और एयर का ये 4/5 पोर्शन बनाती है बाय वॉल्यूम। इनर्ट गैस है, डायटोमिक है गैस है और ये ना तो कंबस्ट होती है और ना ही कंबस्शन में हेल्प करती है। वाटर में स्लाइटली सोलूबल है। लेबॉर्ट्री में इसको प्रिपेयर करने के लिए हम सिंपली अमोनियम नाइट्राइड को हीट करेंगे। अमोनियम नाइट्राइड जो है वो NH4NO2 को कहते हैं, तो इसमें से नाइट्रोजन गैस लिबरेट होगी। इसके अलावा अगर हम लार्ज स्केल पे कमर्शियल लेवल पे नाइट्रोजन गैस प्रिपेयर करना चाहते हैं तो हम सिंपल एयर की लिक्विफिकेशन करेंगे और देन उसके बाद उसको जब अवेपोरेट करेंगे तो नाइट्रोजन पहली गैस होगी जो अवेपोरेट होगी। देन हम इसको सेपरेट करके कंडेंस करके तो हम इसको स्टोर कर सकते हैं। नाइट्रोजन के यूजेस देख लेते हैं। नाइट्रोजन नाइट्रिक एसिड की प्रिपरेशन के लिए यूज़ होती है। इसके अलावा अमोनिया गैस की प्रिपरेशन के लिए यूज़ होती है। देन इसको डिफरेंट तरह के फर्टिलाइज़र, नाइट्रोजन के जो फर्टिलाइज़र्स हैं उनको प्रिपेयर करने के लिए यूज़ किया जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड की बात करते हैं। ये एक कलरलेस अडरलेस गैस है और ये भी इनकम्बस्टिबल है। ये भी कंबस्शन में हेल्प नहीं करती और ना ही खुद कंबस्ट होती है और ये रेस्पिरेशन की फ़ाइनल प्रोडक्ट है। इसके अलावा कंबस्शन के नतीजे में भी कार्बन डाइऑक्साइड बनती है या जब ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की डिकम्पोजिशन होती है तब भी कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज़ होती है। एयर से हैवी होती है। कार्बन डाइऑक्साइड एसिडिक गैस है और ये लाइम वाटर को मिल्की कर देती है। इसके बारे में हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। इट इज़ यूज्ड इन फूड रेफ्रिजरेशन, एयरबोनेटेड बेवरेजेस में यूज़ होती है। डिफरेंट तरह के जो हमारी ड्रिंक्स होते हैं, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह, उनमें यूज़ होती है। देन फायर एक्सटिंग्विशर के तौर पर यूज़ होती है। जहाँ पे कहीं आग लगी हो उसे बुझाने के लिए हम इस गैस को यूज़ करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड इज़ प्रिपेयर्ड बाय द एक्शन ऑफ डाइल्यूट एसिड ऑन एर्बोनेटेड और बाय द फर्मेंटेशन ऑफ शुगर, या तो शुगर की फर्मेंटेशन के ज़रिए यूज़ होती है या एसिड को हम जब एर्बोनेट्स के साथ ट्रीट करवाते हैं तब कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज़ होती है। लेबॉर्ट्री में कार्बन डाइऑक्साइड की प्रिपरेशन के लिए हम मार्बल के जो स्टोन के जो पीसेस होते हैं उनको डाइल्यूट HCl के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो वहाँ से भी कार्बन डाइऑक्साइड जो है, मार्बल चूँकि कैल्शियम कार्बोनेट होता है तो वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो गैस रिलीज़ हो जाती है। ऐसी सब्सटेंसेस जो कि बोथ एसिड या बेस के तौर पर एक्ट कर सकती हैं उनको हम एम्फोटेरिक सब्सटेंसेस कहते हैं और जितने भी हमारे मेटलॉइड्स हैं उनके ऑक्साइड या हाइड्रोक्साइड्स हमारे पास एम्फोटेरिक होते हैं। इनमें एग्जांपल जिंक हाइड्रोक्साइड की आती है, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, इसके अलावा लेड हाइड्रोक्साइड और बेरिलियम हाइड्रोक्साइड भी इसी की एग्जांपल्स हैं। सल्फ्यूरिक एसिड के यूजेस देख लेते हैं। सल्फ्यूरिक एसिड ग्रेटर क्वांटिटीज़ यूज्ड इन ग्रेटर क्वांटिटीज़ देन एनी अदर केमिकल। सबसे ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ में यूज़ होने वाला एसिड सल्फ्यूरिक एसिड है और इसीलिए इसको किंग ऑफ द केमिकल्स भी कहते हैं। नेचुरल एसिड देख लेते हैं। एसिटिक एसिड विनेगर में पाया जाता है। प्रोटीन्स में अमाइनो एसिड्स होते हैं। विटामिन C जिसको हम एस्कॉर्बिक एसिड भी कहते हैं, इसमें एस्कॉर्बिक एसिड होता है। लेमन या सिट्रस फ्रूट्स में सिट्रिक एसिड होता है। इसके अलावा डाइजेस्टिव जूस में जो हमारे गट में जूस प्रोड्यूस होता है उसमें HCl होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। मिल्क में लैक्टिक एसिड होता है।
इसके अलावा अनराइप एप्पल्स या डिफरेंट तरह के जो फ्रूट्स हैं जो अनराइप होते हैं उनमें मैलिक एसिड होता है, टी में टैनिक एसिड होता है और यूरिन में यूरिक एसिड होता है। सोडियम क्लोराइड को कॉमन सॉल्ट कहते हैं और ये हमारे होम्स में यूज़ होती है, टेस्ट एनहांसर के तौर पर यूज़ होता है। इसके अलावा ये हमारे सोल्यूट्स को बैलेंस करने का भी काम करता है। यूज़फुल गैसेस देख लेते हैं। एसिटाइलिन या जिसको एथाइलिन भी कहते हैं, ये हॉट फ्लेम या वेल्डिंग के प्रोसेस में जो हम यूज़ करते हैं फ्लेम्स, उसको प्रोड्यूस करने के लिए यूज़ होता है। अमोनिया को एज ए फर्टिलाइज़र भी यूज़ किया जाता है। सिंथेटिक फाइबर बनाने में यूज़ होता है। इसके अलावा रेफ्रिजरेंट के तौर पर भी यूज़ होता है रेफ्रिजरेशन में। ब्यूटेन सिगरेट्स में यूज़ होता है, ये एक इसका कॉमन यूज़ है। ब्यूटेन जो है सिगरेट्स, लाइटर्स या जितना भी डोमेस्टिक फ्यूल है उसमें यूज़ किया जाता है। जैसे लाइटर्स आते हैं किचन यूज़ के लिए, उसमें भी ब्यूटेन ही लिक्विफाइड होता है। CS जो है कार्बन डाइसल्फाइड गैस को कहते हैं और ये टीयर गैस के तौर पर यूज़ होती है रॉइड्स में, फसादात में। देन सायानोजन की तरफ आते हैं। सायानोजन जो है CN ट्वाइस, इसको हम सायानोजन गैस कहते हैं। ये वेल्डिंग में यूज़ होता है, केमिकल वेपन्स बनाने में यूज़ होता है, रॉकेट प्रोपेलेंट के तौर पर, मीन के रॉकेट का जो फ्यूल है उसके तौर पर भी यूज़ किया जाता है। ईथर की बात करें तो एनेस्थेटिक के तौर पर यूज़ होता है और डिफरेंट तरह के इंडस्ट्रीज़ में यूज़ होता है डिफरेंट पर्पसेस के लिए। एथिलीन प्लास्टिक्स बनाने में यूज़ होती है। इसके अलावा एथिलीन जो है आर्टिफिशियल राइपनिंग में भी यूज़ होती है। हीलियम फ्लोरेसेंट ट्यूब में यूज़ होता है, लेज़र बनाने में यूज़ होता है और वेदर बेलून्स में यूज़ होती है। देन क्रिप्टॉन की बात करते हैं, ये भी फ्लोरेसेंट ट्यूब्स में यूज़ होने वाली गैस है। हाई स्पीड फोटोग्राफी में यूज़ होती है। लॉफिंग गैस जिसको हम, जो कि नाइट्रस ऑक्साइड होती है, इसको माइल्ड एनेस्थेटिक के तौर पर यूज़ किया जाता है और ये लाफिंग कॉज करती है, हिस्टेरिक होती है। देन हमारे पास मीथेन आती है। मीथेन को क्लोरोफॉर्म बनाने में यूज़ किया जाता है। इसके अलावा मीथेन जो है हमारी नेचुरल गैस का एक इम्पॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट है। 85% ऑफ नेचुरल गैस इज़ मीथेन। नियॉन इल्यूमिनेटिंग साइंस में यूज़ होती है, जैसे कि नियॉन साइंस के नाम से इसके साइंस को हम पहचानते हैं। नेक्स्ट प्रोपेन की बात करते हैं। ये फ्यूल और रेफ्रिजरेंट के तौर पर यूज़ होती है। रेडॉन रेडियोथेरापी में यूज़ होती है। इसके अलावा एटॉमिक रिसर्च में यूज़ होने वाला एलिमेंट है। जीनोन की बात करते हैं, ये फ्लैश लैंप्स में और लेज़र्स में यूज़ होती है। एसिड्स हमें पता है ऐसी सब्सटेंसेस होती हैं जो कि एक्वस सॉल्यूशन में आयोनाइज होके हाइड्रोजन आयंस देती है। और नेक्स्ट हम एसिड्स के बारे में पढ़ चुके हैं। अभी हम सोप्स की तरफ आते हैं। सोप्स आर द अल्कली सॉल्ट्स ऑफ हायर फैटी एसिड। हायर जो जिनकी लॉन्ग चेन फैटी एसिड होते हैं उनकी अल्कली सॉल्ट्स को सोप्स कहते हैं। वॉशिंग सोप जो है वो सोडियम सॉल्ट ऑफ स्टीरिक एसिड होता है, जो कॉमनली यूज़ होता है सोप, वो सोडियम सॉल्ट ऑफ स्टीरिक एसिड होता है। इसके अलावा जो टॉयलेट सोप होता है वो पोटाशियम सॉल्ट ऑफ ओलिक एसिड होता है और ये सॉफ्ट होता है, जबकि ये सोडियम वाला जो है ये हार्ड होता है। इन सोप्स के पास जो एक कॉर्नर पे ग्रुप होता है वो कार्बोक्सिलेट ग्रुप होता है, जो कि इसका पोलर पार्ट है। बाकी सारी जो चेन होती है वो नॉन पोलर पार्ट होती है। और इसकी जो हाइड्रोकार्बन है उसका जो फार्मूला है वो CnH2n+1 होता है। यहाँ पे 2n होना था, तो ये हाइड्रोकार्बन चेन होती है। इसके जो पोलर पार्ट है वो वाटर में या फाइबर के साथ सोल्यूबल होता है, जबकि जो इसका नॉन पोलर पार्ट है वो नॉन पोलर, जैसे कोई ग्रीस वगैरह हो जो कि हमारी फैब्रिक पे लगी हो जिसको हमने क्लीन करना हो तो उसके साथ ये बॉन्ड बना लेगा और यही इसका क्लींजिंग एक्शन में आता है। ये वाटर में सोल्यूबल हो जाता है क्योंकि इसके पास पोलर पार्ट होता है। और इसका जो नॉन पोलर पार्ट है वो ऑयल या ग्रीस के साथ एक्ट करता है। ऑयल और ग्रीस जो है फाइबर के ऊपर इतना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड के साथ नहीं जुड़ी होती, लेकिन इसके साथ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बना लेती हैं, जिसकी वजह से फैब्रिक वगैरह जो है वो क्लीन हो जाते हैं।
ग्लास की बात करते हैं। ग्लास इज़ द मिक्सचर ऑफ अल्कली सिलिकेट्स विद द सिलिकेट ऑफ ए बेस, जिनमें हम सिलिका यूज़ कर सकते हैं या सोडियम सिलिकेट यूज़ कर सकते हैं या कोई कैल्शियम या लेड का सिलिकेट हो सकता है। तो इसका मिक्सचर होता है जिसको कि मिक्स करके और हीट किया जाता है, देन उससे ग्लास बन जाता है। ग्लास बनाने के लिए जो कॉमनली यूज़ होने वाली सब्सटेंसेस हैं उनमें सैंड है, सिलिका जिसको हम कहते हैं, इसके अलावा सोडा ऐश यूज़ होता है। सोडा ऐश सोडियम कार्बोनेट को कहते हैं, और इसके अलावा लाइमस्टोन। इन चीज़ों को हम एक ख़ास प्रोपोर्शन में मिक्स करते हैं और उसके साथ ही ब्रोकन जो पहले वाले जो ग्लास के ब्रोकन पीसीज होते हैं जो कि यूज्ड ग्लास होता है, तो हम उसको ऐड कर देते हैं जिनको कटलेट कहते हैं। देन इसको हाई टेम्परेचर पे हीट किया जाता है अराउंड 1400 डिग्री सेंटीग्रेड रोटरी फर्नेस में। उसके नतीजे में ये एक मोल्टन मैस आता है। देन इसको डिफरेंट तरह के प्रोसेस से गुजार के इससे डिफरेंट प्रोडक्ट्स जो हम बनाना चाह रहे होते हैं वो बना लेते हैं। इसके अलावा ग्लास की डिफरेंट तरह के जो ग्लासेस होती हैं उनकी डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ अचीव करने के लिए एडिशनल कंपाउंड्स भी डाले जाते हैं, लेकिन हम चूँकि यहाँ पे सिर्फ जनरल केमिस्ट्री डिस्कस कर रहे हैं तो इसमें सिर्फ हम ये देख रहे हैं कि किस प्रिंसिपल के थ्रू जो है वो ग्लास बनाया जाता है, मेन उसके क्या कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं। सीमेंट देख लेते हैं। सीमेंट को मैन्युफैक्चर करने के लिए कैल्शियम कार्बोनेट जो कि कार्बोनेशियस मटेरियल और इसके अलावा आर्जिलेशियस मटेरियल को मिक्स किया जाता है और जिप्सम को मिक्स किया जाता है। देन सीमेंट क्लिंकर्स बनते हैं, उनको ग्राइंड करने पे हमारे पास सीमेंट बन के आ जाता है। तो कैल्शियम कार्बोनेट के लिए हम लाइमस्टोन या चौक वगैरह को यूज़ कर सकते हैं। एलुमिनियम सिलिकेट के लिए हम क्ले को यूज़ कर सकते हैं या क्ले की जो डिफरेंट टाइप्स हैं उनको यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट हम कोल देख लेते हैं। कोल फॉसल फ्यूल का ही हिस्सा है। फॉसल फ्यूल में एक्चुअल में हमारे पास 3 तरह की चीज़ें आती हैं। कोल आता है, पेट्रोलियम आती है और नेचुरल गैस आता है। तो कोल की बात करें तो कोल जब ट्रीज़ बुशेस वगैरह या डिफरेंट तरह की लिविंग ऑर्गेनिजम्स जब सदियों पहले मिलियंस ऑफ ईयर्स पहले डिफरेंट प्रेशर या टेम्परेचर के थ्रू उसमें जो चेंजिंग्स आती गई तो देन वो कोल में कन्वर्ट हो गई जो प्लांट्स थे। तो ये जो कोल है इसको सेपरेट करके इससे डिफरेंट तरह की हम प्रोडक्ट्स हासिल करते हैं। इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट्स आर डिराइव्ड फ्रॉम कोल बाय द प्रोसेस कॉल्ड पायरोलिसिस। पायरोलिसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कि हम एयर की एब्सेंस में कोल को हीट करते हैं जिससे कोक बन के आता है। कोक रेजिड्यू होता है जिसमें से कि कोल गैस अलग हो चुकी होती है और इसके अलावा कोल tar भी अलग हो चुकी होती है। कोल गैस जो है ये एक वोलेटाइल मटेरियल होता है, डिफरेंट तरह की गैसेस का मिक्सचर होता है जिसमें अमोनिया, मीथेन होता है, इसके अलावा 1-2 और नाइट्रोजन गैस होती है। तो ये गैसियस एक मिक्सचर होता है। जबकि कोल tar की बात करें तो ये एक ब्लैकिश कलर का थिक लिक्विड होता है और इसमें बहुत सारे एरोमेटिक कंपाउंड्स पाए जाते हैं। कार्बन इज़ अ केमिकल एलिमेंट विद एटॉमिक नंबर ऑफ 6 एंड एटॉमिक वेट ऑफ 12 और इसकी कन्फिग्रेशन 2 और 4 है। पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स और दूसरे में 4 होते हैं। इट इज़ एस्टिमेटेड दैट कार्बन मेक्स अप 0.032% ऑफ अर्थ क्रस्ट एंड इट फॉर्म अ वास्ट वैरायटी ऑफ कंपाउंड्स। जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं उनका मेन कॉन्स्टिट्यूएंट ही कार्बन होती है। एलोट्रोपी इसको हम पहले भी क्वेश्चन जब डिस्कस कर रहे थे तब डिटेल में डिस्कस किया था। अभी डेफिनेशन देख लेते हैं। इट इज़ द एग्जिस्टेंस ऑफ ए एलिमेंट इन 2 और मोर डिफरेंट फॉर्म्स इन द सेम फिजिकल स्टेट। एक ही फिजिकल स्टेट में एक ही एलिमेंट की डिफरेंट तरह की स्ट्रक्चरल मॉडिफिकेशंस जो हैं उनको एलोट्रोप्स कहते हैं और इस फिनोमिना को एलोट्रोपी कहते हैं। कार्बन एलोट्रोपी शो करती है, इसके अलावा फॉस्फोरस, सल्फर वगैरह ये सब एलिमेंट्स एलोट्रोपी शो करते हैं। ट्रांसपेरेंट फॉर्म ऑफ डायमंड इज़ यूज्ड एज जेम्स और ये एक्सपेंसिव होते हैं, जबकि इसकी जो डार्क फॉर्म होती है उसको कटिंग टूल्स बनाने में यूज़ किया जाता है। देन डायमंड के बारे में ही है। कोहिनूर एक ऐसा डायमंड है जो कि वर्ल्ड का मोस्ट प्रीशियस एंड फेमस डायमंड है और इसको इंडिया में माइन किया गया था बट वॉज टेकन अवे बाय ब्रिटिश
इसके अलावा कलिनन जो है 1905 में साउथ अफ्रीका में इसको डिस्कवर किया गया था और ये लार्जेस्ट डायमंड है इन द वर्ल्ड, जिसका वेट 570 ग्राम है एंड 2.850 कैरेट्स हैं। इस तरह की इंफॉर्मेशन भी MCQs में मोस्टली पूछ ली जाती है। द नेम ग्रेफाइट इज़ डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड ग्राफीन, जिसका मतलब है टू राइट, क्योंकि हम ग्रेफाइट से पेंसिल्स बनाते हैं और वहीं से इसका नेम ओरिजिनेट किया गया है। अर्ली डेज से, जबकि एंशियंट टाइम में ही ग्रेफाइट्स को यूज़ किया जाता था लेड पेंसिल्स बनाने के लिए। ग्रेफाइट डार्क ग्रे कलर का होता है, ओपैक सॉलिड है, लेकिन ये इतना हार्ड नहीं होता, सोपी टच है इसका, सॉफ्ट होता है एंड हैज़ ए मेटालिक शाइन, और इसकी मेटालिक शाइन होती है। इवन ये नॉन मेटल की ही एलोट्रोपिक फॉर्म है, कार्बन एक नॉन मेटल है लेकिन इसकी मेटालिक शाइन होती है। इट इज़ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट। इट डज़ नॉट अंडरगो एनी चेंज व्हेन मिक्स्ड विद एसिड्स एंड अल्कलीज, क्योंकि ये एसिड और अल्कलीज के साथ रिएक्शन नहीं देता। व्हेन हीटेड विद नाइट्रिक एसिड ग्रेफाइट एसिड इज़ फॉर्म्ड, जबकि नाइट्रिक एसिड के साथ ये रिएक्शन करता है। कार्बन की डिफरेंट एलोट्रोपिक फॉर्म्स हम देख लेते हैं। डायमंड आता है, ग्रेफाइट है, चारकोल है, लैम्प ब्लैक है, कोक है, गैस कार्बन, कोल एंड एनिमल चारकोल। दो जो इम्पोर्टेंट हैं उनमें डायमंड और ग्रेफाइट है, इनको हम पहले भी देख चुके हैं। डायमंड को देख लेते हैं। ये हार्डेस्ट नेचुरली अकरिंग सब्सटेंस है, वाइल डायमंड इज़ वेरी हार्ड, ट्रांसपेरेंट एंड नॉन कंडक्टर। डायमंड और ग्रेफाइट की जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो एक दूसरे से ऑपोजिट हैं, जबकि ग्रेफाइट ब्लैक कलर का होता है, सॉफ्ट और ओपैक होता है और गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होती है। इवन ये दोनों कार्बन से ही मिलके बने हैं, लेकिन इनकी प्रॉपर्टीज़ में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। Carbon black is the form of graphite which is not present in nature. It is obtained by burning compounds of carbon and hydrogen. मीन कि ये नेचुरल नहीं पाई जाती। जब हम हाइड्रोकार्बन को लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर में हीट करते हैं तो उसके बाय प्रोडक्ट के तौर पर कार्बन ब्लैक बनती है। और इसके यूजेस में ये है कि ये रबर को हार्ड करने के लिए यूज़ किया जाता है जब टायर बनाए जाते हैं। इसके अलावा ये प्रिंटिंग इंक्स के तौर पर यूज़ होती है। चारकोल एड्सॉर्बेंट के तौर पर यूज़ होने वाला कंपाउंड है, एलिमेंट की एलोट्रोपिक फॉर्म है और इसको हम डिफरेंट तरह की गैसेस को एड्सॉर्ब करवाने के लिए यूज़ करते हैं। इसके अलावा डीकलराइजिंग एजेंट के तौर पर यूज़ करते हैं, जैसे हम क्रिस्टलाइजेशन में इसका यूज़ करते होते हैं। कोक इज़ यूज्ड एज फ्यूल एंड एज ए रिड्यूसिंग एजेंट, जैसे कि हमने मेटलर्जी में स्मेल्टिंग के प्रोसेस में कोक को यूज़ किया था, लास्ट वीडियो में हमने इसको डिस्कस किया था। नेक्स्ट ग्रेफाइट को देखते हैं। ग्रेफाइट इज़ यूज्ड एज लुब्रिकेंट, पेंट्स में इसको यूज़ किया जाता है। फॉर मेकिंग इलेक्ट्रोड इसको यूज़ किया जाता है। लेड पेंसिल्स बनाने के लिए इसको यूज़ किया जाता है। प्योर ग्रेफाइट इज़ मैन्युफैक्चर्ड बाय हीटिंग कोक इन एन इलेक्ट्रिक फर्नेस टू द टेम्परेचर ऑफ 2500 डिग्री सेंटीग्रेड इन द एब्सेंस ऑफ एयर। हम कोक से ग्रेफाइट को प्रोड्यूस करवा सकते हैं। कार्बन फॉर्म 3 गैशियस कंपाउंड्स विद ऑक्सीजन, जिनमें कार्बन मोनोऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन सब ऑक्साइड। कार्बन सब ऑक्साइड का आप फॉर्मूला देख सकते हैं, C3O2। इन एटमॉस्फेयर कार्बन इज़ प्रेजेंट एज कार्बन डाइऑक्साइड और उसकी हम परसेंटेज देख चुके हैं, 0.035% बाय वॉल्यूम होती है। इन ब्रीथिंग ऑफ ऑल एनिमल्स एंड ह्यूमंस कार्बन डाइऑक्साइड इज़ एक्सहेल्ड। ऑक्सीजन इनहेल की जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेल की जाती है। सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड को ड्राई आइस कहते हैं और इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो -80 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है। कार्बन डाइऑक्साइड डज नॉट सपोर्ट द कंबस्शन ऑफ ए स्प्लिंट और कैंडल। मीन कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो कंबस्शन में हेल्प नहीं करती, तो इसीलिए ये कैंडल की जो कंबस्शन है उसको सपोर्ट नहीं करती, जबकि ऑक्सीजन जो है वो इसकी कंबस्शन में हेल्प करती है। कार्बन मोनोऑक्साइड के बारे में देखते हैं। इट इज़ वेरी पॉइजनस गैस एंड पर्टिकुलरली डेंजरस बिकॉज इट हैज़ नो स्मेल, क्योंकि इसकी कोई स्मेल कोई कलर नहीं होता, जिसकी वजह से इसके होने का एहसास नहीं होता
और बहुत सारी जो हैं वो अमवात इससे वाक़या हो सकती हैं अगर तो कॉन्टीन्यूसली कार्बन मोनोऑक्साइड को इनहेल किया जा रहा हो। और ऐसा क्यों होता है कि कार्बन मोनोऑक्साइड जो है हीमोग्लोबिन जो कि ऑक्सीजन कैरिंग प्रोटीन है ब्लड में, उसके साथ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बना लेती है और ऑक्सीजन को उसके साथ जुड़ने नहीं देती, जिसकी वजह से बॉडी में ऑक्सीजन डेफिशिएंसी हो जाती है और अल्टीमेटली डेथ की तरफ ले जाती है। हाइड्रोकार्बन्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं जो कि कार्बन और हाइड्रोजन पे कंसिस्ट कर रहे होते हैं, जिनमें सिंपलेस्ट जो हैं उनमें मीथेन है, इथेन है, प्रोपेन, ब्यूटेन और बेंजीन वगैरह। हाइड्रोकार्बन्स अकर अबंडेंटली इन नेचर, लार्जली इन पेट्रोलियम, नेचुरल गैस एंड कोल। ये फॉसिल फ्यूल है जिसकी हमने बात की है। तो इसमें ये सारे के सारे डिफरेंट तरह के हाइड्रोकार्बन्स का ही मिक्सचर होते हैं। नेक्स्ट हम इनको डिटेल में देख लेते हैं। मेजर यूज़ जो हाइड्रोकार्बन का है वो एज ए फ्यूल यूज़ होते हैं, एज ए पेट्रोकेमिकल, डिफरेंट तरह के पर्पसेस में हम इसको यूज़ करते हैं। पेट्रोकेमिकल्स उन केमिकल्स को कहते हैं जो कि पेट्रोलियम से सेपरेट किए गए होते हैं। सिंपलेस्ट हाइड्रोकार्बन इज़ मीथेन जिसका फार्मूला CH4 है। पेट्रोलियम इज़ अ मिक्सचर ऑफ हाइड्रोकार्बन believed to have been originated from bacterial decomposition of animal and vegetable fats under high temperature and एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर। हाई प्रेशर और टेम्परेचर पे जब जो डेड एनिमल्स और बैक्टीरिया वगैरह था उनकी डिकम्पोजिशन हुई तो मिलियंस ऑफ ईयर्स के बाद ये पेट्रोलियम में कन्वर्ट हो गए। इट इज़ कन्वर्टेड इनटू वेराइटी ऑफ प्रोडक्ट्स बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। हम इससे डिफरेंट तरह के केमिकल्स को सेपरेट कर सकते हैं और उसके लिए हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का प्रोसेस यूज़ करते हैं। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन इसलिए कि डिफरेंट हाइड्रोकार्बन्स के जो बॉइलिंग पॉइंट्स हैं वो डिफरेंट होते हैं, इसलिए हम उनको उनके बॉइलिंग पॉइंट की बेस पे फ्रैक्शनली डिस्टिल कर लेते हैं। अल्कोहल ऐसे कंपाउंड्स हैं जिनमें फंक्शनल ग्रुप जो है हाइड्रोक्सिल फंक्शनल ग्रुप होता है। इट इज़ प्रोड्यूस्ड बाय रिप्लेसिंग वन हाइड्रोजन एटम ऑफ एन अल्केन बाय OH ग्रुप। इसके एग्जांपल में मिथानॉल, इथानॉल, प्रोपानॉल आ जाता है। मिथानॉल सिंपलेस्ट अल्कोहल है, ये पॉइजनस होता है और इसको इथानॉल में मिक्स करके इथानॉल की डीनेचरेशन की जाती है। इथानॉल की डीनेचरेशन जो की जाती है, इसको डीनेचर किया जाता है, वो क्यों इम्पोर्टेंट है इसको हम आने वाली वीडियोस में डिस्कस कर लेंगे। इसके अलावा मिथानॉल के जो यूजेस हैं वो है स्पिरिट लैम्प्स में इसको हम यूज़ करते हैं। इसके अलावा हम एज ए सॉल्वेंट इसको यूज़ करते हैं वुड पॉलिश में। मिथानॉल इज़ ऑल्सो यूज इन मेकिंग परफ्यूम्स एंड सिंथेटिक फाइबर। ये मिथानॉल के यूजेस से नेक्स्ट इथानॉल को देखते हैं। इथानॉल इज़ मोस्ट वाइडली यूज्ड अल्कोहल। मोस्ट कॉमनली जो यूज़ होने वाला अल्कोहल है वो इथानॉल है। इसको बनाने के लिए फर्मेंटेशन का प्रोसेस यूज़ किया जाता है। इसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स में बियर, वाइन, विस्की एंड अदर लिक्योर्स ये सब कुछ शामिल है और ये आम तौर पर यूज़ होने वाले लिक्विड्स हैं। एंटी फ्रीज़ की तरफ आते हैं। एंटी फ्रीज़ इज़ अ मिक्सचर ऑफ अल्कोहल एंड वाटर। तो इसको हम एंटी फ्रीज़ कहते हैं क्योंकि ये जो फ्रीजिंग पॉइंट है उसको मज़ीद लो कर देता है और व्हीकल्स में यूज़ होने वाला फ्यूल या रेडिएटर को फ्रीज़ नहीं होना देते इन विंटर्स या इन कोल्ड कंट्रीज़ में एंटी फ्रीज़ जो कंपाउंड्स हैं उनको ज़्यादा यूज़ किया जाता है। अल्कोहल जो हैं उनको हम एज ए फ्यूल भी यूज़ करते हैं और एज ए सॉल्वेंट भी यूज़ करते हैं लेबॉर्ट्री वगैरह में या इंडस्ट्रीज़ में। एस्टर्स देख लेते हैं। एस्टर्स ऐसे कंपाउंड्स हैं जिनकी फ्रूटी स्मेल होती है और इनको डिफरेंट तरह के कोल्ड ड्रिंक्स में यूज़ किया जाता है, आइसक्रीम्स में, स्वीट्स में या परफ्यूम्स में, जितने भी फ्लेवर्स यूज़ किए जाते हैं। अभी तो पैकेज जो फूड है वो बहुत ज़्यादा इन है और डिफरेंट तरह की जैसे ड्रिंक्स हैं उनमें मोस्टली एस्टर्स ही ऐड किए गए होते हैं। वो एक्चुअल में फ्रूट जूसेस नहीं होते बल्कि एस्टर्स एज ए फ्लेवर के तौर पर यूज़ होते हैं। LPG देखते हैं, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। जब हम पेट्रोलियम गैस को लिक्विफाइड कर देते हैं तो उसको हम LPG कहते हैं और इसको डोमेस्टिक पर्पसेस के लिए भी यूज़ किया जाता है। इसको बॉटल्ड गैस भी कहते हैं क्योंकि गैस को लिक्विफाई करके हमने बॉटल में स्टोर कर लिया होता है डिफरेंट तरह के सिलेंडर्स में।
इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ हाइड्रोकार्बन सच एज प्रोपेन, ब्यूटेन एंड पेंटेन। ये इन हाइड्रोकार्बन्स का मिक्सचर है। इन ऑर्डर टू मेक गैस लीकेज इजीली डिटेक्टेबल, सम स्ट्रॉन्गली स्मेलिंग सब्सटेंसेस लाइक एथाइल मरकैप्टन इज़ एडिड टू एलपीजी। एलपीजी में इस तरह का कंपाउंड जो है उसको ऐड किया जाता है ताकि जो स्ट्रॉन्ग स्मेल है उसको डिटेक्ट कर लिया जाए अगर उसकी जो लीकेज हो रही है कहीं पे। इसके अलावा थायोल्स जो हैं, थायोल्स जिनका जो फंक्शनल ग्रुप है वो SH होता है, उनको भी यूज़ किया जाता है इस पर्पज़ के लिए कि हम उसको गैस में ऐड कर देते हैं ताकि जो लीकेज है उसको डिटेक्ट किया जा सके। रॉकेट्स में जो फ्यूल्स यूज़ होते हैं उनको हम प्रोपेलेंट्स कहते हैं। कुछ फ्यूल्स देख लेते हैं। यहाँ पे कोल है, सॉलिड फ्यूल्स में कोल, कोक, वुड, चारकोल, वैक्स जो कि जिसको पैराफिन भी कहते हैं। तो ये सब सॉलिड फ्यूल्स की एग्जांपल्स हैं। लिक्विड फ्यूल्स में कैरोसिन ऑयल, पेट्रोल, डीजल, अल्कोहल और लिक्विफाइड हाइड्रोजन शामिल हैं। इनमें से जो मोस्टली हैं वो पेट्रोलियम से सेपरेट किए गए कंपोनेंट्स हैं, जैसे कैरोसिन ऑयल, पेट्रोल, डीजल और वैक्स। ये सब कुछ जो है पेट्रोलियम से हासिल होता है। गैसियस फ्यूल्स में एलपीजी आती है और सीएनजी आती है। देन हमारे पास पेट्रोल गैस आती है, गोबर गैस आती है, कूल गैस आती है। इसके अलावा वाटर गैस आती है। वाटर गैस जो है कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन के मिक्सचर को कहते हैं। प्रोड्यूसर गैस आती है जो कि नाइट्रोजन और कार्बन मोनोऑक्साइड का मिक्सचर है। इन गैसेस का आपको पता होना चाहिए कि वाटर गैस किसको कहते हैं, प्रोड्यूसर गैस किसको कहते हैं। सिंथेटिक रबर एक ऐसी रबर है जो कि हम लेबॉर्ट्री में या इंडस्ट्रीज़ में प्रिपेयर करते हैं बाय द पॉलीमराइजेशन प्रोसेस। और डिफरेंट तरह के हाइड्रोकार्बन्स को पॉलीमराइज़ करवाया जाता है, जिनमें जो प्रोडक्ट्स बन के आती हैं वो नियोप्रीन हो सकती है, ब्यूना 5 रबर बना सकते हैं या ब्यूना N रबर बना सकते हैं। रबर को हार्ड करने के लिए वल्कनाइजेशन का प्रोसेस यूज़ किया जाता है, जिसमें कि हम रबर को हीट करते हैं सल्फ़र के साथ, और ये जो है इसमें ब्रीचिंग हो जाती है जिसकी वजह से सॉफ्ट रबर जो है हार्ड रबर में कन्वर्ट हो जाती है। सिंथेटिक फाइबर्स जो हैं वो वाले फाइबर्स होते हैं जो कि आर्टिफिशियल हैं, जो कि मैन मेड होते हैं, नेचुरली नहीं होते। रेयन इज़ द नेम ऑफ सिल्क, यानी ये एक सिल्क के टाइप है, विच कंसिस्ट ऑफ प्योरीफाइड सेलुलोज इन द फॉर्म ऑफ लॉन्ग फाइबर्स। तो रायन जो है वो सिल्क फाइबर का नाम है। नाइलॉन जो है, नाइलॉन वाज फर्स्ट सिंथेसाइज्ड इन 1935 और ये फर्स्ट सिंथेटिक फाइबर था जो कि बनाया गया था। इट इज़ पॉलीअमाइड यहाँ पे आना था। मेड अप ऑफ, इसको बनाने के लिए हम दो तरह के मोनोमर्स यूज़ करते हैं। एडीपिक एसिड यूज़ होता है। एडीपिक एसिड एक कार्बन 6 कंपाउंड है जिसमें 4 मैथिलीन सेंटर में होते हैं और साइड पे 2 कार्बोक्सिलिक ग्रुप लगे होते हैं। तो डाई कार्बोक्सिलिक एक कंपाउंड है ये वाला। देन इसका हम करवाते हैं हेक्सामेथिलीन डाइअमाइन के साथ। हेक्सामेथिलीन और डाइअमाइन ये पूरा एक कंपाउंड होता है। तो इसके साथ पॉलीमराइजेशन के नतीजे में नाइलॉन बनता है। इसको हम नाइलॉन 6 भी कहते हैं क्योंकि एडीपिक एसिड में भी कार्बन का नंबर 6 होता है और हेक्सामेथिलीन डाइअमाइन में भी कार्बन का नंबर 6 होता है। नाइलॉन का नेम जो है वो NY इज़ फ्रॉम न्यूयॉर्क एंड लॉन फ्रॉम लंदन। टेरिलीन की बात करते हैं। टेरिलीन वाज डिस्कवर्ड इन 1943 और इसको बनाने के लिए जो 2 तरह के मोनोमर यूज़ होते हैं वो टर्पेथैलिक एसिड होता है। पैथैलिक एसिड जो है वो बेंजीन की दोनों साइड्स पे, दोनों जो कॉर्नर्स हैं उनके ऊपर 2 कार्बोक्सिलिक एसिड लगे होते हैं। देन हमारे पास एथिलीन ग्लाइकोल को हम यूज़ करते हैं। एथिलीन ग्लाइकोल, एथिलीन के साथ 2 कार्बोक्सिलिक ग्रुप लगे होते हैं दोनों कार्बन्स के ऊपर, तो इससे जो प्रोडक्ट बन के आती है वो टेरिलीन कहलाती है। और ये एक पॉलिस्टर टाइप का जो होता है पॉलीमर होता है।
पोलिस्टर देखते हैं। पोलिएस्टर इज़ अ सिंथेटिक फाइबर विच वॉज डेवलप्ड इन इंग्लैंड. It was synthesized by reacting a carbon compound with 2 hydroxyl groups with a compound containing 2 carboxylic acid group. जैसे कि हमने ऊपर एग्जांपल देखी कि एक ऐसा कंपाउंड जिसमें 2 कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप हैं और दूसरा ऐसा है जिसमें 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप हैं, तो उनके रिएक्शन से बनता है. देन हम प्लास्टिक्स की बात करते हैं. प्लास्टिक्स आर सिंथेटिक पॉलीमर्स विच कैन बी इजीली मोल्डेड और सेट इनटू अ डिज़ायर्ड शेप. फॉर एग्जांपल मीन कि ये ऐसे हैं जिनको हम हीट करते हैं और ये सॉफ्ट हो जाएंगे. देन हम इनको जब किसी भी शेप में लाना चाह रहे हैं तो हम इसको थोड़ा सा कूल करेंगे तो ये सॉलिडिफाई हो जाएंगे. लेकिन प्लास्टिक्स की भी 2 टाइप्स होती हैं, थर्मोसेटिंग और थर्मो प्लास्टिक. मीन के कुछ ऐसे प्लास्टिक्स जो प्लास्टिक्स होते हैं वो कुछ ऐसे होते हैं जो कि हीट करने पे सॉफ्ट हो जाते हैं, जबकि कुछ ऐसे होते हैं जो कि हीट करने पे मज़ीद हार्ड हो जाते हैं. तो इसमें पॉलीअमाइड, पॉलिस्टर और पॉलीथीन जो हैं ये थर्मोप्लास्टिक होते हैं, जबकि बेकिलाइट और टेरिलीन. बेकिलाइट जो है ये एक ऐसा है जो कि थर्मोसेटिंग होता है, ये हीट करने पे मज़ीद सॉलिडिफाई हो जाता है. फर्टिलाइज़र्स की बात करते हैं. फर्टिलाइज़र्स ऐसे कंपाउंड्स हैं जिनके पास कम से कम एक या एक से ज़्यादा प्राइमरी न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो कि प्लांट्स को रिक्वायर होते हैं. और ऐसे फर्टिलाइज़र जिनके पास सिर्फ एक ही प्राइमरी न्यूट्रिएंट हो, N, P या K, उनको हम सिंगल फर्टिलाइज़र कहेंगे, जिनमें नाइट्रोजन फर्टिलाइज़र की एग्जांपल है. नाइट्रोजन फर्टिलाइज़र के तौर पर हम अमोनियम सल्फेट को यूज़ करते हैं. इसके अलावा अमोनियम नाइट्रेट को यूज़ करते हैं, सोडियम नाइट्रेट को यूज़ करते हैं, यूरिया को यूज़ करते हैं. फॉस्फोरस जो फर्टिलाइज़र्स होते हैं उनमें हमारे पास सुपर फॉस्फेट होते हैं. इसके अलावा पोटाशियम फर्टिलाइज़र में पोटाशियम क्लोराइड होता है. यूरिया एक ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र है. एक्सेप्ट यूरिया, रेस्ट अदर फर्टिलाइज़र्स आर इनऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र्स. देन हम पेस्टिसाइड की तरफ आते हैं. पेस्टिसाइड कोई भी ऐसा केमिकल जो कि ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक हो सकता है, जो कि डिफरेंट तरह के जो हार्मफुल एनिमल या प्लांट्स हैं जिनको हम पेस्ट कहते हैं, उनको डिस्ट्रॉय या उनका एक्शन को इनहिबिट करने के लिए यूज़ किए जाते हैं, तो उनको पेस्टिसाइड्स कहते हैं. पेस्टिसाइड्स के डिफरेंट टाइप्स हैं जिनमें इंसेक्टिसाइड्स हो सकते हैं जो इंसेक्ट्स को किल करने के लिए यूज़ होते हैं. हर्बिसाइड्स हो सकते हैं जो हर्ब्स को किल करने के लिए यूज़ होते हैं. इसके अलावा रोडेंटिसाइड्स जो हैं रोडेंट्स को किल करने के लिए यूज़ होते हैं. और मिटीसाइड्स जो हैं वो मिटीज़ को किल करने के लिए यूज़ होते हैं. जिंक फॉस्फाइड जो है ये एक इनऑर्गेनिक पेस्टिसाइड की एग्जांपल है. और मोस्टली जो पेस्टिसाइड्स होते हैं वो ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड्स ही होते हैं. रेडियो एक्टिविटी की तरफ आते हैं. द फिनोमिनन ऑफ रेडियो एक्टिविटी वॉज डिस्कवर्ड इन 1896 और हेनरी बेकरल ने इसको डिस्कवर किया था. एक्सरेज एक पेनिट्रेटिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के एग्जांपल है जो कि लाइट की तरह ही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, लेकिन इनकी वेवलेंथ शॉर्ट होती है एंड दे आर कैपेबल ऑफ पेनिट्रेटिंग सॉलिड्स. एक्सरेज आर प्रोड्यूस्ड व्हेन कैथोड रेज फॉल ऑन एंटी कैथोड्स. मीन कि जब एनोड्स के ऊपर, एनोड भी ऐसे जो कि हाई मॉलिक्यूलर वेट मेटल का बना हो, उसके ऊपर कैथोड रेज फॉल करेंगी तो वहाँ से एक्स रेज प्रोड्यूस होती हैं. और इसके लिए हम टंगस्टन को भी यूज़ कर सकते हैं. न्यूक्लियर फिशन की बात करते हैं. न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन ऐसे रिएक्शन होते हैं जिसमें एक एलिमेंट टूट के एक या दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स में कन्वर्ट हो जाता है. और इसके साथ ही कोई न्यूट्रॉन या कोई भी पार्टिकल, छोटा पार्टिकल जो है वो इवॉल्व होता है. अनकंट्रोल्ड न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन ऐसे न्यूक्लियर फिशन रिएक्शंस हैं जो कि हम एटम बॉम्ब्स में यूज़ करते हैं, जिसमें कि फिशन रिएक्शन स्टार्ट हो जाता है और वो अनकंट्रोल्ड होता है और बहुत ज़्यादा एनर्जी और बहुत ज़्यादा एक्सप्लोजन कॉज करते हैं. अ वेरी लार्ज अमाउंट ऑफ हीट इज़ प्रोड्यूस्ड एंड प्रोसेसेस कंटिन्यूज अंटिल द एंटायर अमाउंट ऑफ फिशनेबल मटेरियल इज़ एग्जॉस्टेड. तो ये तब तक होता रहता है जब तक फिशनेबल मटेरियल जो है, जैसे कि हम यूरेनियम अगर यूज़ कर रहे हैं तो वो उसके अमाउंट जो है वो ख़त्म हो जाए.
देन ये हिस्टोरिक कुछ एटॉमिक बॉम्ब्स यूज़ किए गए थे जो कि यूएस ने यूज़ किए थे जापान के ख़िलाफ़ वर्ल्ड वॉर 2 में। तो इसमें जो पहले वाला बॉम्ब था वो 1945 में 6 अगस्त को यूज़ किया गया था, जो कि हिरोशिमा पे जो सिटी है जापान का उसके ऊपर फेंका गया था। और जो सेकंड बॉम्ब है वो नागासाकी में 9 अगस्त को फेंका गया था। जो सेकंड वाला बॉम्ब है वो प्लूटोनियम 239 का बना हुआ था। इसकी वजह से आप डिटेल देख लीजिएगा कि आई थिंक ये जो हिरोशिमा पे गिराया गया था ये लिटिल मैन इसका नेम था, और दूसरा जो नागासाकी वाला है उसका नाम फैट बॉय था। और इसकी ये किस किस के बने हुए थे इसको भी आप ज़रूर देख लीजिएगा। न्यूक्लियर फिशन की बात करते हैं। ये ऐसे रिएक्शंस होते हैं जिसमें दो न्यूक्लियाई आपस में जुड़ते हैं, फ्यूज़ करते हैं और एक नया न्यूक्लियस बनता है, और इनकी फ्यूजन के लिए बहुत हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर होती है। और देन जब फ्यूजन हो जाती है तो उससे भी ज़्यादा एनॉर्मस अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज़ होती है। by carrying on nuclear fusion under controlled conditions, the large amount of energy could be made available for useful purposes। जो फिशन वाला रिएक्शन है उसको यूज़ करके कंट्रोल वे में यूज़ करके न्यूक्लियर रिएक्टर्स बनाए गए हैं। अगर तो न्यूक्लियर फ्यूजन की जो एनर्जी है उसको हम कंट्रोल वे में यूज़ कर पाते हैं तो उसको हम बहुत सारे यूज़फुल पर्पसेस में यूज़ कर सकते हैं। एनर्जी प्रोड्यूस्ड बाय न्यूक्लियर फिशन और न्यूक्लियर फ्यूजन इज़ कॉल्ड न्यूक्लियर एनर्जी या एटॉमिक एनर्जी भी कहते हैं। न्यूक्लियर रिएक्शंस में लॉस ऑफ मास होता है, और वो जो लॉस ऑफ मास है वही एक्चुअल में एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा होता है। जैसे कि आइंस्टाइन की इक्वेशन है E=mc²। जो मास है वो एनर्जी में या एनर्जी मास में कन्वर्ट हो सकती है, लेकिन कुछ स्पेसिफिक कंडीशंस में। तो उनमें से एक कंडीशन ये भी है, दिस मास इज़ कन्वर्टेड इनटू एनर्जी, इट कैन बी ट्रांसफॉर्म्ड इनटू इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल एनर्जी विच कैन बी यूज्ड फॉर वेरियस पीसफुल पर्पसेस। तो ये आज की हमारी वीडियो थी। आज की वीडियो का इख्तिताम करते हैं। ये जनरल केमिस्ट्री के हवाले से एक पोर्शन रह गया, उसको हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। अल्लाह हाफिज़।